उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था, क्योंकि उसे पता था कि मानो ऐसी लेडी नहीं है जो कि तुम्हारे बहलाने फुसलाने में आ जाए और तुम उसका शोषण कर सको। तो असगर ने कहा, छोटे बाबू, मानो को? बड़े आश्चर्य के साथ उसने कहा। बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो और मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। इस तरह कह कर के सूबे सिंह ने उसे डरा दिया। असगर ठेकेदार की घिघी बन गई थी और वो बहुत बुरी तरह से डर गया था। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज़ देकर कहा था, मानो, छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। वो पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था कि मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी थीं। जसदेव ने भी सुखिया के मन स्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा और हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। जो जसदेव था वो उन्हीं के साथ जो ईंट बनाने का काम करता था, तो इस कारण उसे थोड़ा सा लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो असगर के पीछे पीछे वो चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, और लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? तो जसदेव ने बड़े विनम्रता से कहा, जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर देता हूँ। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? मतलब इस तरह सूबे सिंह ने उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत ही उसे भला बुरा कहा। जसदेव ने कहा, बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा। और उसे डराया धमकाया और बोला, जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया, मतलब उसे धक्का भी मार दिया, और डराया धमकाया जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था, और देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोंपड़ी में ले गए। वह दर्द से करा रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। मानो को डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे किसनी की तरह मेरा शोषण ना करे, तो वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था
पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोंपड़ी में पड़ा था और सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है, और शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में जाकर लेट गया था। उसे भी डर लग रहा था। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोंपड़ी से रजिस्टर की ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जो कि वो तेज़ तेज़ गाने चलाती थी। उसे ट्रांजिस्टर सूबे सिंह के द्वारा मिल गया था, तो उसका वो भरपूर प्रयोग कर रही थी। लेकिन आज तो उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बीच बीच में हेड पंप की खस खस ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोंपड़ी के ठीक सामने ही था। सभी को पानी के लिए इस पर पंप पर आना पड़ता था, और भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था, और कपड़ा जला करके राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मतलब इस तरह ही वो वहाँ पर घरेलू उपचार करा करके मतलब बीमारी को ठीक किया जाता था। मानो ने अधूरे अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। उसे खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना सारा कुछ बवाल हो गया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। मतलब जबरदस्ती उसने एक चपाती खाई थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी कि मैं इसको किसी तरह उसकी सुरक्षा कर पाऊं। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा, और वह किसनी की तरह उसका शोषण नहीं होने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुकिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। उसे अपने पति पर विश्वास भी था। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही वह भट्टा छोड़ना पड़े उसे। भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिर उठती है। फिर उसे ख्याल आता है कि मुझे तो अपनी खुद की हाथों से बनी हुई ईंटों से लाल लाल ईंटों का मकान बनाना है। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसके मन में ख्याल आया, नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है ना। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? उसके पति ने कहा, बामन है वो, पंडित है, तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अक्ल मारी गई है तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है क्या? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है। वह महारे जैसा, जैसे हम भट्टा मजदूर है उसी तरह वो भी भट्टा मजदूर है। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोंपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोंपड़ी का दरवाजा ढेला, मतलब उसे धक्का मारा। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा, उसका हालचाल पूछा, और जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसने मुंह से दर्द की आहट निकल रही थी, आह निकल रही थी, मतलब वो परेशान था दर्द की वजह से। कम्बकत कीड़े पड़ेंगे, पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था और उसी की वजह से उसकी चोट लगी थी जसदेव के। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था।
यह लो रोटी खा लो, सुबह से सुबह से आप सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले अधिक समय नहीं हुआ था, और इन जो रूढ़िवादिता थी उसका वो पालन भी पूरी तरह से कर रहा था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना बना दिया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बामन होने के कारण वो मेरा खाना नहीं खा रहा है। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर वो अगर यो बात है तो मैं जोर ना डालूंगी। थारी मर्जी, औरत हूँ। पास में कोई जब भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता। तो मतलब उसने कहा कि मतलब मेरे से भी खाना नहीं खाया जा रहा है, और मैं मतलब मेरे सामने अगर कोई भूखा है तो मेरे भी रोटी का कौर गले से नहीं निकला जा रहा है, तो इसलिए मैं खाना लेकर के आई हूँ। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन तुम्हारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी। उसको रोना भी आ रहा था, क्योंकि ये जो रूढ़िवादिता है, ये जो जातिवाद है, जो मतलब इस तरह की जो रुकावटें पैदा करती हैं, उसका गला रूठ गया था, और मतलब वो बहुत ही मानो दुखी हो गई थी। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोंपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थीं। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल भी थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी, मानो कि कोई नहीं तो जसदेव तो हमारे साथ है, और वो हमारे साथ रहेगा तो हम परेशान नहीं होंगे। तो इस तरह की उसे वो हिम्मत बन रही थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इनकी हालत में गांव छोड़ा था, और वे ही फिर सामने खड़े थे। मतलब यही परेशानी गांव में थी, उसी कारण तो गांव छोड़ा, और उसकी कारण हम यहाँ पर आए तो यहाँ भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी तरह की उनके अंदर ये दुविधा चल रही थी। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली, और मानो जाग रही थी, उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया। मतलब उसको हिम्मत बंधाई और उसको अपने सीने से लगा लिया। जसदेव ने भी पूरी रात जागकर काटी थी, और सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा, ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो?
जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था। वो समझ गई थी कि इसके तेवर बदल गए हैं और उसका व्यवहार भी जो हमारे प्रति एक हमदर्दी का था वो भी बदल गया है। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसको तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसीलिए वह मानो और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया था। अब वो भी उसे परेशान करने लगा जो उसको लेके आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे। सूबे सिंह उन्हें परेशान कर रहा था और असगर जो ठेकेदार था वो उसे लेके आया था उन दोनों को। तो उसको भी कह दिया गया कि वो बगैर पूछे उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, ना कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छिपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था, उसे बार बार उन दोनों को परेशान कर रहा था। सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाती थीं। उनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसीलिए सूबे सिंह की ज्यादतियों को वे सहन कर रहे थे कि कोई बात नहीं, हम काम करेंगे और अपना घर ईंटों का बनाएंगे। लेकिन एक तरफ थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुई थी। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया। अब क्या हुआ कि जब वो ईंटें पाथता था तो उससे सांचा भी वापस ले लिया गया। अब उसे क्या काम दिया गया? बहुत ही मतलब ऐसा कि जिसमें जान भी जा सकती है। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया, जिसमें आग लगाई जाती है और उसमें घास फूस जो भी डाला जाता है। मोरी का काम खतरनाक होता था। मानो डर भी गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्यों डरना, जो भी काम मिला है उसे हम करेंगे। सुखिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था और सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोंपड़ी की ओर चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था और कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो खड़ी दो आड़ी ईंटें रख करके जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोंपड़ी में गई थी। हेड पंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी भी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी और इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख मानो की निकल गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे और जितने मुंह इतनी बातें।
सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी तो नहीं आया था, ना ही किसी जंगली जानवर का ही ये काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वो बौरा गई थी, मतलब वो पागल सी हो गई थी कि मेरी जो इतनी मेहनत है वो बेकार गई। जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। जो मोरी में वो काम कर रहा था उसको छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत ही टूट गई थी। जो इसकी हिम्मत थी कि हम ईंटों से मकान बनाएंगे और काम करेंगे, तो वो हिम्मत भी उसकी टूट गई थी। फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत दुख होने लगा कि मेरा अपना कोई आया है। जो उसका पति आया था तो उसको देख करके और भी उसको रोना आ रहा था। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अधरों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों में वो फाड़ रही थी। मतलब जो उनके दोनों के मन में जो एक सपना था वो टूट गया था, और उसके टूट जाने की जो आवाज़ थी उसके कानों में भी वो फाड़ रही थी। मतलब उसे ये एहसास हो रहा था। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था कि टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही जो उम्मीदें थी उन पर भी पानी फेर दिया। अब उन्हें पता चला कि इसका तो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं। मानो ने सुखिया की और डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छल छला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं उसके सामने खड़ी की जा रही हैं, वहां रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमार घर ना बढ़ने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से अब फिसल कर और दूर चला गया था। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े थे, एक खानाबदोश दोस्त की तरह। तो यहाँ पर मतलब उन्हें भरोसा हो जाता है कि यहाँ सभी हमारे खिलाफ हैं और हमसे इस तरह का जो हमारा शोषण किया जा रहा है। तो उन्हें पता चला कि यहाँ से चलना ही अच्छा है, तो वो एक खानाबदोश की तरह चल पड़ते हैं कि खाने की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में कहीं और जा कर के ही हम अपना काम देखेंगे। इस तरह की भावना उनके मन में आती है। जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए, पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल। तो मतलब इतनी मेहनत जो करते हैं जो श्रमिक, फिर भी वो अपने लिए एक घर नहीं बना सकते, और उन्हें जो परेशान करने वाले जो धनाढ्य वर्ग है वो उनका शोषण करते हैं। पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव था। यह भट्टा सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। मानो को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, और लेकिन हुआ क्या कि जसदेव को चुप देख करके उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसे पता चला कि अब उसकी भी नजरें बदल गई हैं। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी। दस सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई थी। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुट करके रह गए थे। वो कुछ कहना चाह रही थी जसदेव से, लेकिन उसने कहना
उचित नहीं समझा। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। मतलब जो भी उसके अंदर सपने थे वो उसके अंदर वो किरकिराहट पैदा कर रहे थे उसकी आंखों में, कि जो उसके सपने थे वो टूट गए थे मकान बनाने का। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, मानो अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर, कि उसे अब अपनी रोजी रोटी के लिए और कहीं रास्ता देखना है। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह एक मजदूर वर्ग अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के आता है और कुछ करना चाहता है मेहनत मजदूरी करके। लेकिन जो उच्च वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो किस तरह उनका शोषण करते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो सामने आती है। आज भी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है, उसको भी अभी मिटाने की आवश्यकता है। तो जो लोग हैं, मतलब जिनके अंदर एक साहस होता है, वही लोग आकर के इस मतलब रूढ़िवादिता को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो सभी को इसमें साहस जुटा करके कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। और आपको ये जो पार्ट है खाना दोस्त का सेकंड सेट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।